हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th एनसीईआरटी एग्जाम्पलर एक्सरसाइज 11.2 क्वेश्चन नंबर 8। तो रिमेनिंग सारे क्वेश्चन जो है वो हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। इफ़ द लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस आर, एक सर्कल है जिसकी रेडियस कितनी है, आर है, और उसकी एक आर्क की लेंथ है वो इक्वल है दैट एन आर्क ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 2r। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, दो सर्कल है यहाँ पे, एक सर्कल है आपका यहाँ पे ये जिसको हम यहाँ पे C1 सर्कल लेते हैं, एक और सर्कल है यहाँ पे उसको हम सर्कल यहाँ पे C2 ले लेते हैं। तो इस सर्कल की रेडियस है आपकी r, तो इस सर्कल की रेडियस को हम यहाँ पे ले लेते हैं r, इसका सेंटर ले लेते हैं O1, और ये सर्कल है जिसकी रेडियस, इसका सेंटर O2 लेते हैं, इसकी रेडियस कितनी है आपकी 2r है। तो इफ द लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस r इज इक्वल टू एन आर्क ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 2r। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, हम यहाँ पे कोई भी एक आर्क ले लेते हैं। लेट के मैंने ये वाली आर्क ले ली, कौन सी, ए बी आर्क ले ली, और इस रेडियस से बनने वाली एक और आर्क ले ली सी डी। तो इस आर्क की लेंथ, आर रेडियस वाले सर्कल के आर्क ए बी की लेंथ यहाँ पे 2r रेडियस वाले सर्कल की आर्क सी डी की लेंथ के यहाँ पे इक्वल है। तब आपको यहाँ पे देन द एंगल ऑफ द करस्पॉन्डिंग सेक्टर ऑफ द फर्स्ट सर्कल इज डबल द एंगल ऑफ द करस्पॉन्डिंग सेक्टर ऑफ द अदर सर्कल। तो हमने यहाँ पे सेक्टर बना लिए। तो आपको यहाँ पे क्या बताना है कि अगर दोनों सर्कल की रेडियस में ये डिफरेंस है कि ये r है ये 2r है, लेकिन दोनों की जो आर्क की लेंथ है वो इक्वल है, तो क्या इन सेक्टर के जो एंगल बन रहे हैं वो भी इसी रिलेशन में होंगे, यानी θ1 और θ2 में क्या रिलेशन होगा कि अगर यहाँ रेडियस आ रही है, यहाँ 2r है, यहाँ θ1 है, यहाँ θ2 है, तो अगर यहाँ r है और यहाँ 2r है तो यहाँ पे θ1 है, तो यहाँ पे भी क्या 2θ2 होगा, θ1 इक्वल टू 2θ2 होगा। इस तरह से हमें यहाँ पे शो करके बताना है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इफ़ r अगर 2r के इक्वल है, यहाँ हम r1 r2 कर देते हैं, ओके। तो अगर r1 इक्वल टू 2r2 है, देन θ1 इक्वल टू क्या 2θ2 होगा। ये हमें यहाँ पे शो करके बताना है। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। इज दिस स्टेटमेंट फॉल्स, वाई, अगर फॉल्स है तो ये क्यों है, तब आपको यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे आर्क की लेंथ फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है, तो लेंथ ऑफ आर्क फाइंड करने का अगर हमें फॉर्मूला पता है तो हम इस क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर लेंगे। तो लेंथ ऑफ आर्क आपका यहाँ पे क्या होता है, θ/360 डिग्री इंटू 2πr। जो रेडियस के सर्कमफ्रेंस फाइंड करने का फॉर्मूला होता है वही होता है। तो दोनों के अंदर हम फॉर्मूला लगाते हैं और उसको सॉल्व करके देखते हैं क्या यहाँ पे θ1 इक्वल टू 2θ2 आता है या नहीं। ओके, तो लेट अस कंसीडर टू सर्कल C1 एंड C2 ऑफ रेडियस r एंड 2r। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है r एंड 2r, तो इसको हम r1 r2 नहीं करेंगे, ये r एंड आपके 2r ही रहेंगे। तो ये हमें क्वेश्चन में यहाँ पे इक्वल है। अच्छा, ये इक्वल नहीं है, यहाँ पे लेंथ ऑफ आर्क इक्वल है इफ़ L1 इक्वल टू L2, ये हमें गिवन है। ओके, रेडियस इक्वल नहीं गिवन है, यहाँ पे लेंथ ऑफ आर्क इक्वल है। तो नाउ लेंथ ऑफ आर्क कैसे फाइंड करेंगे, θ/360 इंटू 2πr। तो θ1 हो गया, और आपका यहाँ पे r की जगह r ही रखना था, तो ये तो आपका सेम हो गया, यहाँ पे मैं कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। नाउ इस सर्कल के लिए लेंथ ऑफ आर्क फाइंड करते हैं। तो लेंथ ऑफ आर्क सी डी क्या हो जाएगा, θ2/360 इंटू 2πr, ये फॉर्मूला है, बट यहाँ पे रेडियस r ना होके 2r है, तो यहाँ पुट कर लो θ2/360 डिग्री इंटू 2πr, r की जगह हमने रखना है 2r रख दिया। तो अब ये यहाँ पे आपका क्या हो गया, एज इट इज रखते हैं, अभी हम इसको सॉल्व नहीं करते हैं क्योंकि यहाँ वैसे भी इक्वल करना, तब आपके कैंसिल हो जाएंगे। तो θ2/360 डिग्री इंटू 2 4πr हो गया। ये इक्वेशन हम यहाँ पे 3 ले लेते हैं, ये L2 इक्वल टू आ गया, ओके। और ये हमारा यहाँ पे क्या हो गया, L1 इक्वल टू। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लेंथ ऑफ आर्क यहाँ पे इक्वल है, तो अब आप यहाँ पे क्या करोगे, L1 क्या है, L1 है आपका θ1/360 डिग्री इंटू 2πr है, और L2 क्या है आपका यहाँ पे θ2/360 डिग्री इंटू 4πr है। तो अब देखो क्या कैंसिल हो रहा है, डिनोमिनेटर में 360 है तो डिनोमिनेटर के 360 से कैंसिल हो गया, पाई से आपका ये पाई कैंसिल हो गया, आर से आपका ये आर कैंसिल हो गया, 2 की टेबल में 4 आया 2 टाइम। इक्वल के दोनों तरफ अगर न्यूमरेटर में इक्वल है तो वो कैंसिल हो जाएंगे, डिनोमिनेटर में इक्वल है तो वो कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ से सिर्फ आपका क्या बचा, θ1 बचा, यहाँ से क्या बचा 2θ2 बचा। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर L1 इक्वल टू L2 है तो क्या θ1 इक्वल टू 2θ2 होगा। तो यस, यहाँ पे हमने सॉल्व करके शो करके बता दिया कि यहाँ पे θ1 इक्वल टू θ2 है। इसका मतलब क्या हो गया, एंगल ऑफ द सेक्टर ऑफ first circle is twice the angle of the sector of the other circle. तो hence the given statement is true.
ओके तो जो भी मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया वो सारा मैंने राइट करके बताया। तो इस तरह से अगर आपका 2 मार्क्स में क्वेश्चन आता है तो आपको इस तरह से आंसर यहाँ पे लिख के बताना है, और जहाँ भी पॉसिबल हो वहाँ फिगर बन रहा है तो वहाँ फिगर को ड्रॉ कर दो ताकि आपके मार्क्स कट ना हो। ओके तो हमने लिखा दिया कि हैंस द स्टेटमेंट इज ट्रू, तो ये स्टेटमेंट हमारा यहाँ पे ट्रू है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 9, the areas of two sectors of two different circles with equal corresponding arc length are equal. Is this statement true? Why? तो बिल्कुल पहले जैसा ही क्वेश्चन है, बट आपको वहां पे दिया था कि अगर आर्क लेंथ इक्वल है तो क्या वहां पे एंगल इक्वल होंगे। अब आपको यहाँ पे क्या है कि 2 सर्कल है, दोनों की रेडियस हमें यहाँ पे नहीं गिवन है, तो आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है, अगर उन दोनों सर्कल के यहाँ पे आर्क की लेंथ इक्वल है तो क्या उन दोनों सर्कल के सेक्टर के एरिया भी इक्वल होगा। यानी आपको सर्कल में सेम वही फिगर है, ये आप यहाँ पे देखो, ये हमने ये दोनों सर्कल यहाँ पे सेम एज इट इज हमने ड्रॉ कर लिए। अब रेडियस हमें गिवन नहीं है तो हम लेट कर लेते हैं, ये C1 सर्कल है, ये C2 सर्कल है, इसका सेंटर O1 ले लेते हैं, इसका सेंटर हम O2 ले लेते हैं, इसकी रेडियस हम R1 ले लेते हैं, इसकी रेडियस हम R2 ले लेते हैं। तो ये O1 हो गया, तो ये A ले लिया और ये मैंने यहाँ पे B लिया। अब यहाँ पे एक सेक्टर ड्रॉ कर लो, करस्पॉन्डिंग आर्क लेंथ आर इक्वल, तो हमने ये सेक्टर बना दिया, तो इसको हम AB ले लेते हैं, यहाँ पे हम CD ले लेते हैं। ओके तो अब आपको बताना है ये जो हमारे 2 सेक्टर बने हुए हैं AO1B और DO2C, इन दोनों सेक्टर के आर्क लेंथ अगर इक्वल है तो क्या इन दोनों सेक्टर का एरिया भी इक्वल होगा। तो आर्क लेंथ का फाइंड करने का फॉर्मूला तो अभी हम देख चुके हैं, उन दोनों को हम L1 इक्वल टू L2 लेकर के देखते हैं और उसके बाद हम इन दोनों सेक्टर्स का एरिया भी फाइंड करके देखते हैं क्या इक्वल आता है। तो हमने दोनों सर्कल के लिए क्या क्या यहाँ पे लेट क्या लिख दिया कि 2 सर्कल है, एक की रेडियस R1 है, एक की R2 है। ये जो आर्क लेंथ है इसको हम यहाँ L1 लिख रहे हैं, इसको यहाँ हम L2 लिख रहे हैं, और इनके बीच में जो एंगल बन रहे हैं इसको हम यहाँ पे θ1 एंगल ले रहे हैं और इसको हम यहाँ पे θ2 एंगल ले रहे हैं। ओके कुछ भी नहीं गिवन, सब आपको लेट करना है तो वो हमने लिख दिया। नाउ L1 इक्वल टू L2 आपको यहाँ पे गिवन है, तो L1 यहाँ से आपका कितना हो जाएगा, L1 आपका यहाँ पे हो गया यानी आर्क लेंथ। आर्क लेंथ का फॉर्मूला क्या हो गया, θ/360 आपका कॉमन रहता है, एरिया है तो πr² हो जाएगा, आर्क लेंथ तो सर्कल के सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला 2πr लग जाएगा। तो L1 आपके पहले वाले सर्कल की आर्क लेंथ है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा थीटा यहाँ पे कितना है θ1/360, एंगल दोनों के लिए सेम है, इंटू 2πr, r यहाँ पे कितना है R1 है, तो 2πr1 हो जाएगा। नाउ L2 की बात करो तो यहाँ पे थीटा कितना है, यहाँ पे θ2 है, 360 आपका यहाँ पे सेम है, इंटू 2πr, तो यहाँ पे रेडियस कितनी है R2, तो ये R2 हो गए। अब देखो यहाँ पे θ1 है θ2 है, यानी अलग अलग है, कैंसिल नहीं होंगे। डिनोमिनेटर में यहाँ पे 360 यहाँ पे 360 सेम है, कैंसिल हो जाएंगे, 2π से यहाँ पे 2π कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ इसका मतलब क्या हुआ, θ1 R1 इक्वल टू θ2 यहाँ पे R2 हो गया। तो ये हमारी एक कंडीशन आ रही है, ठीक है। इस कंडीशन को हम एरिया जब भी हम यहाँ पे देखेंगे, एरिया हमें यहाँ पे बताना है ना इक्वल होगा कि नहीं होगा, तो वहाँ पे हम इसको यूज़ करेंगे कि इसको यूज़ करने से जो कंडीशन हमें दी हुई थी उसने हमने ये रिजल्ट यहाँ पे बनाया है, इस रिजल्ट को यूज़ करके हम देखेंगे कि क्या उनका एरिया भी इक्वल आता है या नहीं। तो नाउ एरिया ऑफ सेक्टर AO1B एंड DO2 सॉरी थीटा लग गया, O2C हो गया। इन दोनों सेक्टर का एरिया फाइंड करें, तो उस एरिया फाइंड करने का क्या फॉर्मूला होता है, ये हमारा था यहाँ पे लेंथ ऑफ आर्क फाइंड करने का फॉर्मूला। नाउ एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला होता है θ/360 डिग्री इंटू πr²। सर्कल का जो फॉर्मूला होता है एरिया का, वही फॉर्मूला आपको यहाँ पे लगाना है। तो फर्स्ट आपका यहाँ पे हो जाएगा, हम इस फर्स्ट वाले सेक्टर का, इस सेक्टर का एरिया लिखते हैं। नाउ एरिया ऑफ सेक्टर AO1B, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, थीटा कितना है सेक्टर का, θ1 है, /360 सेम है, πr², पाई एज इट इज है, r की जगह R1² हो जाएगा। ओके फिर नेक्स्ट आपका यहाँ पे एरिया ऑफ सेक्टर, दूसरा सेक्टर कौन सा हमारा, DO2C है, तो यहाँ पे भी थीटा कितना है, थीटा आपका यहाँ पे θ2 है, 360 आपका सेम हो गया, पाई R1 की जगह यहाँ पे हो जाएगा आपका R2² हो जाएगा। ओके तो ये दोनों यहाँ पे हमने फाइंड कर लिया। अब आप यहाँ पे देखो क्या ये इक्वल होंगे, आपको ये कहा है क्या ये एरिया यहाँ पे इक्वल होगा, तो हम लेट करते हैं कि ये इक्वल है, ठीक है। अगर ये इक्वल होगा तो सब चीज़ यहाँ पे क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। अगर इक्वल नहीं होगा तो हमारे पास कुछ और चीज़ आएगी। तो अब यहाँ पे देखो वैसे आप यहाँ पे देखो, आपको यहीं से पता चल रहा है ना, तो हमें पता है θ1 θ2 के इक्वल नहीं है,
R1 आपका यहाँ पे R2 रेडियस के इक्वल नहीं है। ओके, तो अब हम यहाँ पे लिखते हैं लेट की A1 इक्वल टू हमारा A2 है। हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं कि एरिया इक्वल है। ओके, आपको शो करना ना, हमने लेट कर लिया कि A1 इक्वल टू A2 है, तो वैल्यू पुट करो। A1 यानी कि ये एरिया ऑफ सर्कल 1 के सेक्टर का एरिया और A2 आपके सर्कल 2 का, तो ये हो गया θ1/360 डिग्री इंटू पाई R1 स्क्वायर इक्वल टू आपका यहाँ पे हो गया θ2/360 इंटू पाई R2 स्क्वायर। पहले देख लो क्या क्या कैंसिल हो रहा है, 360 से 360 कैंसिल हो रहा है, पाई से आपका यहाँ पे पाई कैंसिल हो रहा है, तो अब आपका यहाँ पे बचा क्या, तो ये आपका बचा है θ1R1 स्क्वायर इक्वल टू θ2R2 स्क्वायर बचा है। ठीक है, तो अभी तो हमें यहाँ से तो पता नहीं चल रहा है ये इक्वल होंगे या नहीं होंगे, तो मैं इस फर्स्ट जो हमने यहाँ पे स्टेटमेंट निकाला था, जब जो हमें गिवन कंडीशन की उसके अकॉर्डिंग उसको हम यूज़ करते हैं, तो θ1R1 इंटू R1 कर देते हैं, यहाँ पे तीनों को मल्टीप्लाई में लिख लेते हैं। यहाँ हम लिख लेते हैं θ2 इंटू R2 लिख लेते हैं। तो अब देखो θ1R1 की जगह मैं θ2R2 रख सकती हूँ, या θ2R2 की जगह मैं θ1R1 रख सकती हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, मैं इसकी जगह वैल्यू पुट कर लेती हूँ। ये दोनों में हम रिलेशन हमें पता है ना, तो मैं इसकी जगह वैल्यू पुट कर लेती हूँ। इसकी जगह वैल्यू हम पुट कर सकते हैं θ2R2 इंटू R1 एज इट इज़ है, और यहाँ पे θ2R2 और इंटू R2 यहाँ पे एज इट इज़ है। तो अब यहाँ पे देखो ये θ2 से θ2 कैंसिल हो गया, R2 से R2 कैंसिल हो गया। ये हमने कहाँ से रखा था, फ्रॉम फर्स्ट से। तो जब हमने इसको सॉल्व किया फर्स्ट की हेल्प से, तो सारा कैंसिल नहीं हुआ। अगर ये इक्वल होता तो सारा कैंसिल होता। अगर यहाँ पे A इक्वल टू A है, तो इसका मतलब अगर मैं इसको इधर शिफ्ट करती हूँ तो A यहाँ पे डिवाइड में आ जाता, A/A आपका यहाँ पे क्या हो जाता, 1 हो जाता। ठीक है, और अगर मैं इसको इस तरफ यहाँ पे डिवाइड में ना ले करके, और अगर मैं इसको माइनस यहाँ से प्लस में उधर लेकर जाती, तो ये A यहाँ पे पहले से प्लस का A उधर जाके A माइनस A इक्वल टू 0 हो जाता है। इक्वल है तो कैंसिल हो जाते हैं ना, तो और डिवाइड में आपका इक्वल है तो 1 आंसर आता है। अगर आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो यहाँ पे 0 आ जाता है। तो यहाँ पे भी सेम ऐसे, अगर ये इक्वल होते तो यहाँ कुछ भी नहीं बचता, सेम टर्म यहाँ पे बचता। अगर यहाँ R1 है तो यहाँ भी R1 बचता, यहाँ R2 है तो यहाँ भी R2 बचता। बट यहाँ पे क्या कंडीशन आ गई हमारे पास कि R1 इक्वल टू R2 है। अगर दोनों सर्कल का एरिया, सेक्टर का एरिया इक्वल है, तो वो एरिया कब इक्वल होगा, जब R1 इक्वल टू R2 होगा। ये कंडीशन है। ये यहाँ पे आपने इसको सॉल्व किया तो हमारा यहाँ पे लेफ्ट इक्वल टू राइट आया नहीं है, लेकिन आप यहाँ पे इसको देख के लिख सकते हो कि अगर R1 R2 के इक्वल है, या अगर R2 R1 के इक्वल है, या दोनों सर्कल की रेडियस अगर इक्वल है, तब भी यहाँ पे एरिया इक्वल होगा, अदरवाइज यहाँ पे एरिया इक्वल नहीं होगा। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो हमारा स्टेटमेंट, उसके अंदर हमारी कंडीशन आ गई। कंडीशन आ गई, इसका मतलब ये स्टेटमेंट हमारा यहाँ पे ट्रू नहीं है, फॉल्स है। ट्रू है तो एवरी कंडीशन में ट्रू होना चाहिए, कोई कंडीशन नहीं आनी चाहिए, बट क्योंकि यहाँ कंडीशन आ गई, इसका मतलब ये स्टेटमेंट यहाँ पे फॉल्स है। तो एरिया ऑफ सेक्टर कैन बी इक्वल व्हेन R1 इक्वल टू R2, ये कंडीशन आ गई। सो द एरियाज ऑफ सेक्टर ऑफ टू सर्कल्स ऑफ सेम आर्क लेंथ आर नॉट इक्वल, तो हैंस द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो इस तरह से आपको पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करके बताना है। ओके, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आएगा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, जैसा फर्स्ट था वैसे ही, जैसा 8 किया हमने वैसे ही 9। नाउ नेक्स्ट देखते हैं 10th। Now the areas of two sectors of two different circles are equal। तो दो सर्कल हैं और इसके अंदर सेम वही फिगर है जो आपने पहले बनाया है। दो हमने यहाँ पे सेक्टर बना लिए और इस तरह से, ठीक है। एक सेक्टर हमारा AO1B हो गया, CO2D हो गया, ठीक है। तो द एरियाज ऑफ टू सेक्टर्स और टू डिफरेंट सर्कल्स आर इक्वल। इन दोनों सेक्टर्स का यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एरिया इक्वल है। जितना एरिया है इसका है उतना ही एरिया है इसका है, सेकंड सर्कल का है। इस सर्कल को हम C1 कह देते हैं, इसको C2। इज इट नेसेसरी दैट देयर करस्पॉन्डिंग आर्क लेंथ आर इक्वल। तो क्या जरूरी है कि उनकी आर्क लेंथ भी इक्वल आएगी। तो जैसे आंसर कैसे लिखना है वो मैंने आपको फर्स्ट 2 क्वेश्चन में बता दिया 8, 9 में। अब मैं आपको डायरेक्ट सॉल्व कर रही हूँ। तो आपको यहाँ पे क्या गिवन है, हमें गिवन है कि एरिया दोनों सर्कल का इक्वल है। तो A1 इक्वल टू A2 है, और हमने अभी फॉर्मूला देखा A1 क्या होगा, पहले वाले सर्कल के सेक्टर का एरिया। ओके, तो ये वाला सेक्टर हो गया। तो सेक्टर का एरिया क्या होता है, थीटा अपॉन, यहाँ पे लिख लेती हूँ मैं पहले, ठीक है। तो एरिया इक्वल टू होता है आपका थीटा अपॉन 360। एरिया आ गया तो पाई आर स्क्वायर, और अगर यहाँ पे लेंथ ऑफ आर्क आ गया तो 2 पाई आर आ जाता है। तो यहाँ पे थीटा की जगह क्या आ जाएगा, थीटा 1 अपॉन 360 डिग्री हमारा एज इट इज हो गया। रेडियस हम इसकी यहाँ पे R1 ले लेते हैं, इसकी हम R2 लेते हैं, क्योंकि दो अलग अलग सर्कल है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, दोनों सर्कल की रेडियस और ये एंगल आपके अलग अलग हो जाएंगे। ओके, सिर्फ एरिया
इक्वल है, एरिया इक्वल का मतलब ये नहीं कि यहाँ बनने वाला एंगल भी और रेडियस भी इक्वल हो जाएगी। तो ये θ1 बन रहा है, यहाँ पे θ2 बन रहा है, इंटू पाई आर स्क्वायर। तो आर यहाँ पे कितना है, R1, ठीक है, इक्वल टू यहाँ सेकंड वाले सर्कल के सेक्टर का एंगल θ2 अपॉन 360 इंटू पाई R2 स्क्वायर हो गया। तो देखो 360 से 360 कैंसिल हो गया, पाई से आपका यहाँ पे पाई कैंसिल हो गया। तो ये आपका आ गया θ1 R1 स्क्वायर इक्वल टू θ2 R2 स्क्वायर हो गया। ओके, तो इससे हम और कोई रिलेशन अगर लिख सकते हैं जो हमें चाहिएगा तो वो हम ले लेंगे, जो हमें कंडीशन की बनती है उससे हमने ये रिलेशन बना लिया। नाउ अब आपको यहाँ पे क्या कहा है कि इज इट नेसेसरी दैट दे करस्पॉन्डिंग आर्क लेंथ आर इक्वल। तो अगर आप यहाँ पे, जैसे मैंने पहले क्वेश्चन में बताया, अगर आप L1 इक्वल टू L2 लेते हो तो अगर लास्ट में कंक्लूजन आपका आ जाता है कि L1 माइनस L2 अगर 0 आ जाता है, ठीक है, इसको आप सॉल्व करोगे, अगर L1 माइनस L2 आपके पास 0 आ जाता है तब आपके यहाँ आर्क लेंथ इक्वल है। या फिर आप यहाँ पे सेकंड कंडीशन का लेट कर सकते हो कि L1 अपॉन L2 ले लो, अगर L1 अपॉन L2 आपका यहाँ पे 1 आ जाता है तब भी आपके दोनों के आर्क लेंथ यहाँ पे क्या है, इक्वल होगी। जैसे देखो मैंने आपको अभी जस्ट अभी आपको समझाया था, ये रहा कि A माइनस A, अगर यहाँ पे मैंने यहाँ पे A1 इक्वल टू A2 लिया था, अगर मैंने इक्वल लिया है तो A1 माइनस A2 मेरा 0 आना चाहिए। अगर मैंने डिवाइड में लिया होता कि अगर मैंने A1 अपॉन A2 लिया होता तो इक्वल में आपका यहाँ पे 1 आना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन आ जाती है, ये वाली और ये वाली, तो इसका मतलब वो दोनों आपस में इक्वल है। तो वहाँ मैंने ये आपको L1 इक्वल टू L2 लेके कराया था, मैं यहाँ पे डिवाइड में करके बताती हूँ। क्या अगर L1 अपॉन L2 इक्वल टू 1 आ जाता है तो दोनों का एरिया यहाँ पे आर्क लेंथ इक्वल हो जाएगी। तो नाउ लेट की दोनों की आर्क लेंथ यहाँ पे इक्वल है, तो L1 अपॉन L2 कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो ये L1 इसका कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका θ1 अपॉन 360 डिग्री इंटू 2 पाई, रेडियस कितना है, R1 हो गया, θ अपॉन 360 इंटू 2 पाई R1, ये लेंथ ऑफ आर्क होता है। फिर L2 के लिए θ अपॉन 360 डिग्री हम 2 पाई R2 हो गया। तो कैंसिल करो, 360 से 360 कैंसिल हो गया, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो गया, तो ये हो गया θ1 R1 अपॉन θ2 R2 हो गया। ओके, तो अब अगर ये आपके कैंसिल हो जाते हैं तो हम यहाँ पे बता देंगे कि ये इक्वल है। तो अब यहाँ से तो हमें पता नहीं चल रहा, तो हम इसको यूज़ करते हैं, यहाँ से कोई वैल्यू लेकर आते हैं। तो मैं यहाँ से क्या करती हूँ, θ1 अपॉन θ2, इसको मैं इस तरह से लिखती हूँ, देखो θ1 अपॉन θ2 इंटू R1 अपॉन R2 लिखती हूँ। तो मैं यहाँ से θ1 अपॉन θ2 की वैल्यू फाइंड करती हूँ, क्योंकि यहाँ तो स्क्वायर है इनके साथ में, तो इसके साथ तो वैल्यू नहीं आएगी। तो θ1, ये θ2 यहाँ प्रोडक्ट में, यहाँ आ जाएगा डिवाइड में, θ1 अपॉन θ2, तो यहाँ R2 स्क्वायर बच गया, यहाँ R1 स्क्वायर प्रोडक्ट में, तो ये R1 स्क्वायर यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा। तो ये हम यहाँ से θ1 अपॉन θ2 की वैल्यू ये यहाँ पे पुट कर लेते हैं। तो ये आपका यहाँ पे हो गया L1 अपॉन L2, θ1 अपॉन θ2 की वैल्यू रखो R2 स्क्वायर अपॉन R1 स्क्वायर, और ये R1 अपॉन R2 यहाँ पे है, ये मैं लिख देती हूँ फ्रॉम फर्स्ट से। देखो इसको हम फर्स्ट ले लेते हैं, इसको रहने देते हैं। तो ये आपका यहाँ पे देखो R1 स्क्वायर है, तो ये एक R1 से एक R1 कैंसिल हो गया, R2 से एक R2 कैंसिल हो गया, तो L1 अपॉन L2 यहाँ पे 1 न होके क्या आ रहा है, R2 अपॉन R1 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर दोनों के सर्कल की आर्क लेंथ इक्वल करनी है तो यहाँ भी सेम कंडीशन आ रही है। अगर R1 यहाँ पे R2 के इक्वल होगा, मैं R2 की जगह R1 पुट करूंगी तभी तो ये कैंसिल होगा, R1 की जगह R2 पुट करूंगी तभी ये कैंसिल होगा, और L1 अपॉन L2 मेरा यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्योंकि एक कंडीशन आ रही है इसीलिए स्टेटमेंट आपका ट्रू नहीं है। सॉल्व करने पर इक्वल आ जाता है, इक्वल आपका 1 आ जाता, तो स्टेटमेंट हमारा यहाँ पे ट्रू हो जाता। तो इसीलिए ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स है, क्योंकि ये कंडीशन आ रही है कि अगर दोनों सर्कल के रेडियस इक्वल होंगे तभी आपका यहाँ पे लेंथ ऑफ आर्क भी इक्वल होगा। तो hence the arc length can be equal if R2 upon R1 equal to 1 हो, यानी कि R1 और R2 दोनों इक्वल हो, तो hence the statement is false. Now 11. If the area of the largest circle that can be drawn inside a rectangle of length a centimeter and breadth b centimeter, here a is greater than b, is pi b square centimeter y. तो आपको यहाँ पे ये बताना है कि ये स्टेटमेंट आपका ट्रू है या फॉल्स है, कि अगर आप एक रेक्टेंगल के अंदर एक लार्जेस्ट सर्कल बनाते हो तो लार्जेस्ट सर्कल आपका यहाँ पे क्या होगा, जो इन दो साइड को टच करेगा, क्योंकि इन दो को तो वो टच करेगा नहीं, अगर इन दो को टच करके आप सर्कल बनाओगे तो वो सर्कल ना बन के ओवल बन जाएगा। तो इन दो साइड को आपको यहाँ पे टच करेगा। अब इसकी लेंथ है a सेंटीमीटर, ब्रेथ है b सेंटीमीटर। अब आपको यहाँ पे ये अगर कंफ्यूजन हो कौन a है कौन b है, तो a इज ग्रेटर देन b है, तो हमें यहाँ पे पहले से ही दिख रहा है कि ए बी साइड इस रेक्टेंगल की बड़ी है, तो ये a हो जाएगी, और ये साइड आपकी यहाँ पे क्या हो जाएगी, b हो जाएगी, क्योंकि a इज ग्रेटर देन b है, तो ये साइड आपकी a होगी, ये आपकी यहाँ पे लेंथ होगी, और ये आपकी यहाँ पे ब्रेथ हो जाएगी। अब अगर
अगर मैं यहाँ देखती हूँ तो जो बी है वही इस सर्कल का क्या है, डायमीटर है। ओके, क्योंकि मैं यहाँ पे जितनी भी लाइन उसको ड्रॉ कर लूँ, लेंथ हमेशा इसकी यहाँ पे बी ही, सॉरी ब्रेथ इसकी हमेशा यहाँ पे बी ही रहेगी। तो ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक भी आपका यहाँ पे जो सर्कल का डायमीटर है वो भी आपका यहाँ पे 20 सेंटीमीटर ही रहेगा। तो अब आपको यहाँ पे क्या करना है, इस सर्कल का एरिया आपको प्रूव करके बताना है क्या वो पाई बी स्क्वायर है। तो हम सर्कल का एरिया का फॉर्मूला तुम्हें पता है, पाई आर स्क्वायर होता है। अब रेडियस कितनी हो जाएगी, रेडियस आपकी यहाँ पे हो जाएगी, डायमीटर आपका यहाँ पे कितना है, बी है, तो रेडियस आपका हो जाएगा b/2। तो यहाँ पुट करके देखो, पाई आर की जगह मैंने b/2 पुट किया, b/2 का स्क्वायर हो गया, तो पाई बी स्क्वायर का बी स्क्वायर हो गया और r2 स्क्वायर का आपका 4 हो गया, यानी कि 1/4 पाई बी स्क्वायर आ रहा है, ये एरिया आ रहा है। तो एरिया हमारा यहाँ पे 1/4 पाई बी स्क्वायर आ रहा है, न कि हमारा पाई बी स्क्वायर आ रहा है। इसके साथ में 1/4 का मल्टीप्लाई भी आ रहा है, तो ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट आपका यहाँ पे क्या है, फॉल्स है। तो इसी तरह से आपको यहाँ पे सॉल्व करके बताना। ये तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि सिर्फ आपको यहाँ पे सर्कल का रेडियस फाइंड करना था और कुछ नहीं करना था। सर्कल का रेडियस आपका यहाँ पे जो डायमीटर है, ये आपका इसमें ये बी है, तो इसका डायमीटर भी बी हो जाएगा, बी का हाफ आपका रेडियस हो गया। और हमने सॉल्व करके देखा तो जो गिवन है क्वेश्चन के अंदर वो एरिया अलग है और हमने जो सॉल्व किया वो एरिया अलग है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट फॉल्स है। तो अब आपको आंसर कैसे लिखना है, सेम आपको फिगर बनाना है और सेम एज इट इज़ आपको यहाँ पे आंसर लिखना है। जो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था वो एज इट इज़ मैंने यहाँ पे बस सोल्यूशन लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जिस तरह से आंसर राइट करोगे आपको मार्क्स उसी तरह से मिलेंगे। तो इस तरह से आपको कंप्लीट आंसर यहाँ पे लिख कर बताना है। ओके, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया, सिंस पाई बी स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 1/4 पाई बी स्क्वायर, तो हैंस द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। बाकी जो भी क्वेश्चन में गिवन था वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। नाउ नेक्स्ट देखते हैं 12। सर्कमफ्रेंस ऑफ टू सर्कल्स आर इक्वल। तो हमने यहाँ पे दो सर्कल ले लिए, C1 C2, सेंटर थी O1, इसका O2, इसका रेडियस R1, इसका रेडियस R2। इन दोनों सर्कल की सर्कमफ्रेंस यहाँ इक्वल है, तो क्या नेसेसरी है कि एरिया भी इक्वल हो। तो अब यहाँ पे गिवन क्या है, लेट यहाँ पे हम लिख लेते हैं R1 and R2 be the radius of two circle। तो here circumference of two circles are equal। तो पहले सर्कल की circumference हो जाएगी 2 पाई R1, दूसरे की हो जाएगी आपकी 2 पाई यहाँ पे R2। इसकी 2 पाई R1, इसकी 2 पाई R2। तो यहाँ देखो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो गया। तो जो गिवन कंडीशन है यहाँ से हमने निकाला कि R1 इक्वल टू हमारा यहाँ पे R1 इक्वल टू R2 आ रहा है। अब यहाँ पे हमें चेक करना है कि क्या उनके एरिया भी इक्वल होंगे। तो वही जो अभी हमने चेक किया कि अगर आप इक्वल फॉर्म में ले रहे हो तो A1 माइनस A2 यानी कि 0 आना चाहिए, यानी लेफ्ट इक्वल टू राइट आ जाना चाहिए, और डिवाइड में ले रहे हो तो इक्वल में आपका 1 आना चाहिए। तो हम यहाँ पे लेट करते हैं कि आपको चेक करना है, तो हम लेट कर लेते हैं कि एरिया भी यहाँ पे क्या है, इक्वल है। ओके, और नहीं समझ में आया तो डिवाइड में भी ले सकते हो। ठीक है, तो ये A1 इक्वल टू, अब डिवाइड में ले लो ताकि आपको कंडीशन ईजिली समझ में आ जाएगी। ठीक है, A1 अपॉन A2। नाउ A1 अपॉन A2 आपका यहाँ पे क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए अगर एरिया इक्वल है। तो एरिया पहले वाले सर्कल का कितना हो जाएगा, पाई R1 स्क्वायर हो जाएगा, दूसरे वाले सर्कल का हो जाएगा पाई R2 स्क्वायर हो जाएगा। पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे बचा, स्क्वायर को हम बाहर ले लेते हैं, R1 अपॉन R2 का स्क्वायर बच गया। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट कंडीशन है R1 इक्वल टू R2 है, तो मैं R1 की जगह R2 पुट कर देती हूँ। तो ये R2 स्क्वायर आपका एज इट इज है। तो अभी हमने कहाँ से लिखा, फ्रॉम फर्स्ट से। तो R2 से R2 कैंसिल हो गया, तो A1 अपॉन A2 यहाँ से कितना हो गया, 1 का स्क्वायर आ गया, और 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है। तो आप यहाँ पे देखो अगर आपने डिवाइड किया और A1 अपॉन A2 यहाँ पे 1 आ गया है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है, मैं A2 को इधर शिफ्ट कर देती हूँ, तो ये A1 इक्वल टू 1 इंटू A2 हो गया, डिवाइड में साथ मल्टीप्लाई हो गया, तो यहाँ पे A1 इक्वल टू A2 आ गया। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट हमारा यहाँ पे क्या है, ट्रू है। तो हैंस द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। तो सिंपल क्वेश्चन था ये तो बिल्कुल। नाउ नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे 13। Areas of two circles are equal. Is it necessary that their circumference are equal? Why? तो पहले वाले क्वेश्चन जो हमने 12 किया उसका बिल्कुल अपोजिट है। यहाँ पे आपको एरिया इक्वल गिवन है, तो यहाँ पे A1 इक्वल टू A2 गिवन है। आपको यहाँ पे बताना है क्या सर्कमफ्रेंस भी यहाँ पे इक्वल होगा। तो A1 इक्वल टू A1 गिवन है, हम कंडीशन लिखते हैं। पहले वाले सर्कल का एरिया क्या हो जाएगा, पाई R1 स्क्वायर हो जाएगा, दूसरे वाले सर्कल का हो जाएगा पाई R2 स्क्वायर हो जाएगा। पाई से पाई यहाँ पे कैंसिल हो गया, तो दिस एम्प्लाइज यहाँ पे क्या बचा, R1
R1 स्क्वायर इक्वल टू R2 स्क्वायर। तो अगर किन्हीं दो नंबर हैं वो दोनों इक्वल में और उनके स्क्वायर इक्वल हैं तो इसका मतलब वो नंबर भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। यहाँ पे 4 का स्क्वायर है, यहाँ पे 4 का स्क्वायर है, 4 स्क्वायर इक्वल है, तो 4 इक्वल टू तो 4 होगा ही ना। तो ये हम यहाँ पे इसको इक्वेशन बोलते हैं। अब आपको यहाँ पे क्या उनके सरकमफ्रेंस भी इक्वल होंगे, तो सेम हम यहाँ पे C1 अपॉन C2 इक्वल टू 1 लेकर आएंगे। तो ये C2 उधर मल्टीप्लाई होकर हम यहाँ पे इक्वल को शो कर देंगे। तो नाउ C1 अपॉन हमने C2 ले, जब भी इक्वल शो करना है आपको तो या तो अपॉन में ले लो या इक्वल में ले लो। तो C1 आपका सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2 पाई R1 हो जाएगा इसके लिए, और इसके लिए हो जाएगा आपका 2 पाई R2 हो जाएगा। 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, R1 अपॉन R2 बच गया। अब फ्रॉम फर्स्ट से आप यहाँ पे क्या करोगे, R1 की जगह R2 पुट कर लो, तो R2 अपॉन R2 हो जाएगा। ये हमने क्या पुट किया, फ्रॉम फर्स्ट से, तो R2 से R2 कैंसिल हो गया, इक्वल आपका यहाँ पे क्या हो गया, 1 आ गया। क्योंकि 2/2 क्या होता है, 0 नहीं होता, ये आप गलती करते हो, 2 के टेबल में 2 आता है 1 टाइम, तो यहाँ पर भी R2 से R2 कैंसिल हुआ 1 टाइम। तो ये हो गया C1 अपॉन C2 इक्वल टू 1। C2 यहाँ डिवाइड में है तो इधर यहाँ पे आ जाएगा मल्टीप्लाई में, तो C1 इक्वल टू 1 इंटू C2 हो गया। तो यहाँ से C1 इक्वल टू क्या हो गया, 1 टू C2 हो गया। तो हमने यहाँ पे क्या शो कर दिया कि अगर दोनों सर्कल का एरिया इक्वल है तो दोनों का सरकमफ्रेंस भी आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। यहाँ तक भी शो कर दोगे तब तक भी आपका यहाँ पे राइट है। तो आप फाइनल आंसर क्या लिखेंगे, हैंस द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। ओके, तो ये इस तरह से इसको आपको आंसर लिखना है। ओके तो बिल्कुल आंसर जैसा मैंने फर्स्ट 8 और 9 क्वेश्चन कराए थे, जहाँ मैंने पूरा एक्सप्लेन किया था। यहाँ पे ये पहले सर्कल का ये सेंटर है, ये सर्कल C1 है, ये सर्कल C2 है, वो सारा आपको यहाँ पे लिख कर बताना है। ओके, इतना सा आंसर नहीं लिख देना है। नेक्स्ट हम लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का 14 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। Is it true to say that area of square inscribed in a circle of diameter p centimeter is p square centimeter square? तो यहाँ पे फिगर गिवन नहीं है, फिगर आपको खुद से ड्रॉ करना है। क्या है क्वेश्चन के अंदर, एक सर्कल है, उसके अंदर आपने एक स्क्वायर बनाया है। ओके, तो इज इट ट्रू टू से दैट द एरिया ऑफ सर्कल इंस्क्राइब इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर p सेंटीमीटर? तो ये सर्कल का यहाँ पे डायमीटर कितना है, p सेंटीमीटर है, तो स्क्वायर का एरिया आपका यहाँ पे p स्क्वायर हो गया। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक डायगोनल बना लेते हैं। तो ये आपने स्क्वायर का डायगोनल बनाया। डायगोनल क्यों बनाया, क्योंकि यही जो डायगोनल है वही स्क्वायर का डायमीटर है। अब मैं ऐसे डायमीटर बना लेती तो मेरा कोई यहाँ पे मुझे कोई सोल्यूशन नहीं मिलता। आपको इस तरह से डायमीटर ड्रॉ करना है कि आपको कुछ सोल्यूशन मिले। तो मैंने डायमीटर, क्योंकि इस सर्कल के किन्हीं भी दो पार्ट को आप ज्वाइन करो, चाहे मैं ऐसे ज्वाइन करूँ, चाहे मैं ऐसे ज्वाइन करूँ, चाहे ऐसे ज्वाइन करूँ, किन्हीं भी दो पॉइंट को मैं ज्वाइन करती हूँ जो सेंटर से पास हो रही है, तो वो आपका यहाँ पे क्या, ये सेंटर से पास हो रही है, वो आपका डायमीटर होता। तो मैंने ए को सी से ज्वाइन करो, चाहे बी को डी से ज्वाइन करो, ये मेरा यहाँ पे क्या हो जाता है, इस स्क्वायर का डायगोनल भी हो गया और इस सर्कल का यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ सर्कल का डायमीटर भी हो गया। तो इस वजह से यहाँ पे क्या हो गया, मुझे कुछ सॉल्यूशन मिलेगा। अब डायमीटर कितना दिया हुआ है आपको, p सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, p सेंटीमीटर दिया। अब हमें पता है कि ये स्क्वायर है अंदर की तरफ, तो स्क्वायर की चारों साइड इक्वल होती है। तो मैंने ये a ले लिया, ये भी a ले लिया, ये भी a ले लिया और ये भी a ले लिया, क्योंकि मुझे एरिया बताना है, p स्क्वायर है। तो एरिया तो मैं तभी कैलकुलेट कर पाऊंगी ना जब मुझे साइड पता होगी। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले साइड पता करती हूँ। तो ये स्क्वायर के चारों एंगल कितने होते हैं, हमें पता है 90 डिग्री होते हैं। तो ये मेरा कोई भी एक ले लो, चाहे ये ले लो, चाहे ये ले लो, ये मेरा एंगल एक राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। तो मैं इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा के पहले ए फाइंड कर दियो। अगर मैंने ए फाइंड कर लिया तो मैं यहाँ पे एरिया इजीली फाइंड कर लूँगी। तो डायगोनल ऑफ अ सर्कल इज p सेंटीमीटर, ये हमें गिवन है, और हमने यहाँ पे लिख दिया कि जो सर्कल का डायमीटर है वही आपका स्क्वायर का डायगोनल है। ओके, लेट द साइड ऑफ स्क्वायर a सेंटीमीटर हमने ले लिया और एंगल b आपका 90। रीजन आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि चारों एंगल जो होते हैं स्क्वायर के 90 डिग्री होते हैं। अब हम इस ट्राइंगल के अंदर पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हैं। तो हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो हाइपोटेनस से AC, बेस परपेंडिकुलर, इसमें से कोई भी ले लो। तो AC की जगह हमने पुट करना है p, तो ये हो गया p का स्क्वायर। AB की जगह में पुट करना है a और BC की जगह भी हमें पुट करना है a। तो ये आपका यहाँ पे हो गया a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो ये आपका यहाँ पे क्या हो गया, 2a स्क्वायर हो गया। a स्क्वायर स्क्वायर 2 टाइम आना ना, तो 2a स्क्वायर आपका यहाँ पे हो गया। मैं 2 को उधर ले जाती हूँ, तो ये हो गया p स्क्वायर, 2 मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ गया, इक्वल टू आपका यहाँ पे क्या हो गया, a स्क्वायर। तो अब मैं यहाँ से साइड फाइंड करूँ, यानी कि स्क्वायर की साइड आपकी a है और स्क्वायर का एरिया यहाँ पे कितना है, साइड आपके यहाँ पे a है, तो एरिया कितना हो जाएगा, एरिया होता है आपका यहाँ पे साइड स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर। तो मुझे तो सीधा यहाँ पे a स्क्वायर मिल गया। ये जो a स्क्वायर को अगर मैं यहाँ देख रही हूँ तो ये मेरा यहाँ पे क्या है, ये a स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर बाय 2 है। तो p स्क्वायर बाय 2 आपका यहाँ पे क्या है, एरिया
ऑफ स्क्वायर है। तो मुझे तो यहाँ पे कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, मुझे डायरेक्ट मिल गया। ए स्क्वायर चाहिए था, ए स्क्वायर मुझे डायरेक्ट मिल गया, वो पी स्क्वायर बाय 2 आ रहा है। और जबकि यहाँ पे क्या कहा है कि एरिया आपका पी स्क्वायर होना चाहिए, बट पी स्क्वायर तो हमारे यहाँ पे आ ही नहीं रहा। जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारा पी स्क्वायर बाय 2 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, हियर पी स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू पी स्क्वायर बाय 2। जो गिवन एरिया है वो हमने जो यहाँ पे एरिया कैलकुलेट किया है, गिवन एरिया कैलकुलेटेड एरिया के इक्वल नहीं है। तो आप क्या लिखोगे, हैंस द गिवन स्टेटमेंट इज हैंस द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट आपका यहाँ पे क्या है, फॉल्स है। तो आई होप आपको ऑल 7 क्वेश्चन जो हमने इस वीडियो में सॉल्व किए वो आपको अच्छे से समझ में आए। जहाँ भी पॉसिबल है वहाँ आप फिगर को जरूर ड्रॉ करो। फिगर ड्रॉ करने से इंप्रेशन अच्छा बनता है, मार्क्स कटने के चांस कम रहते हैं। ओके, एग्जामिनर को देखा अच्छे से आपने लिखा है, फिगर भी बनाया है, तो वो वैसे ही आपके मार्क्स कट नहीं करेगा। और आंसर को अच्छे से एक्सप्लेन करके जितना हो सके उतना लिख के आपको एग्जाम में आना है। थैंक यू।